कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। एंड सीरियसली व्हेन आई वाज मेकिंग दीज notes, so I was literally confused. So I remember the day when I was in the class taking lectures, and our sir was teaching us these points, the system properties, and I guess it was our fourth lecture. Yeah, I guess fourth lecture, and I was literally confused. I used to ask my seniors why we are studying signal and systems. हम सिग्नल एंड सिस्टम्स क्यों पढ़ रहे हैं? एंड दे यूज्ड टू से कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं कहती थी यार क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, हम लोगों ने सीखना ही क्या है इसमें से। सो या जब तक I did not reach my midterm papers, I did not realize how much important signal and system was. क्योंकि मुझे लगता था कि ये तो हमें ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है एज एन ऑप्शनल। वो तो हमें बाद में पता चला कि ये हमारा मेन कोर्स है, हमारे सब्जेक्ट का या हमारी डिग्री का एक मेन कोर्स, एक मेन पार्ट है ये। इसके अलावा दिस कोर्स प्लेज अ मेजर रोल इन योर GPA। अगर आप CGPA को के लिए ही पढ़ रहे हो तो ये समझ जाओ कि अगर इस कोर्स में CGPA अच्छा नहीं हुआ तो गेम ख़त्म है आप लोगों की यहीं पे, ठीक है। इसके अलावा द वन हु आर नॉट स्टडिंग फॉर GPA, जिन लोगों को पता है कि यार उन लोगों ने एक रात पहले ही पढ़ के पास होना है, दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइज। क्योंकि मेरा भी यही हाल था और मैं लिटरली एक रात पहले वीडियोस ढूंढा करती थी कि मैं किस में पढ़ूँ। आई नो कि आप लोग ये स्किप करोगे, यू गाइज कैन स्किप दिस पार्ट ऑफ माई वीडियो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट कि हम लोग आज पढ़ने वाले क्या हैं। सो बेसिकली हम चैप्टर नंबर 1 का बहुत ज़्यादा फोकस्ड टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज़ सिस्टम प्रॉपर्टीज़। क्यों मैं इतनी ज़्यादा एम्फेसिस कर रही हूँ इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि दिस टॉपिक मेक्स द बेसिक्स ऑफ एवरी टॉपिक। आगे जितने भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं ना, उसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हुई होगी। यहाँ तक कि LTI में अभी तक आप लोगों को LTI का मतलब ही नहीं समझ आया होगा कि LTI हो क्या रहा है। LTI का मतलब क्या है, ये LTI सिस्टम क्या होता है। वो पता है आपके जो कोर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट LTI सिस्टम क्यों है? क्योंकि आगे आप जो 4 ईयर सीरीज जो पढ़ते हो या 4 ईयर ट्रांसफॉर्म जो पढ़ते हो, वो सारे के सारे बेस कर रहे हैं इसके ऊपर। जब तक आप लोगों को ये प्रॉपर्टी समझ नहीं आएंगी तब तक आपको LTI समझ नहीं आएगा, LTI समझ नहीं आएगा तो 4 ईयर समझ नहीं आएगा, 4 ईयर समझ नहीं आएगा तो ग्रेड नीचे जाएगा। ठीक हो गया। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि एक सिस्टम क्या होता है। अगर मैं इसको अपने वर्ड्स में डिफाइन करूँ तो सिस्टम एक ब्लैक बॉक्स समझो, ठीक है। होता क्या है कि हम एक इनपुट देते हैं सिस्टम के अंदर और एक ब्लैक बॉक्स में जाके वो कोई ना कोई प्रोसेसिंग करता है, उसकी आउटपुट जनरेट होती है। बेस्ट एग्जांपल इसकी मैं अगर दूँ तो वो ये है कि अगर आप कॉन्टीन्यूस सिग्नल्स देते हो इनपुट में तो सिस्टम जाके उसमें कोई ना कोई चेंजेस करता है, ठीक है, और उसको डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करके आउटपुट देता है आपको, ठीक है। सिस्टम को हम रिप्रेजेंट y(t), यानी कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है और ये डिस्क्रीट फॉर्म में हम उसको ऐसे लिखते हैं। इसकी अगर आप लोगों को बहुत रट्टा लगाने का शौक है, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन शौक है तो ये आप लोग पढ़ सकते हो। सिस्टम कैन बी व्यूड एज एनी प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब ये है कोई भी ऐसा प्रोसेस करता है इस सिस्टम के अंदर। इस सिस्टम के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। क्या करता है वो, रिजल्ट करता है इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल्स के। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ज़रूरी नहीं कि आप लोगों का जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक ही हो। सिस्टम कैन बी ऑफ एनी टाइप। जब आप लोग अपनी वो चला रहे होते हो, साइकिल चला रहे होते हो, उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं लगा होता, लेकिन जब आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक लग जाती है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। तो ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही हो सकता है मैकेनिकल सिस्टम हो, कोई हो सकता है कंप्यूटराइज सिस्टम हो, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी सिस्टम हो सकता है, यू नीड नॉट टू मेंशन कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही होगा, ठीक हो गया। बाकी अगर आप लोग इस एग्जांपल्स देखो, आप लोगों को एग्जांपल्स आप लोगों को समझ आ जाएंगी जब आप स्लाइड्स पढ़ोगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कि हम लोग सिस्टम को कनेक्ट किस तरह कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा इशू आप लोगों को लगेगा, लेकिन कि ऐसे है, ठीक है, ये इसके लिए एरो ऐसे है, ठीक है, ओके। सो सीरीज़ में क्या होता है कि हम लोग बेसिकली x(t) की इनपुट दे रहे होते हैं S1 में। S1 की जो आउटपुट होती है वो S2 में जाती है और S2 की जो आउटपुट होती है वो हमारे पास मेन आउटपुट होती है। समझ आ गई। अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा और DSD का, तो जब भी हम एडर्स बना रहे होते हैं या आप लोगों को हाफ एडर या फुल एडर याद होगा, उसमें क्या होता है कि एक आउटपुट दूसरी
की इनपुट बनती है। सिमिलरली सिस्टम में यही केस है कि एक आउटपुट दूसरे की इनपुट बन रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास सीरीज, इसको हम कास्केड सिस्टम भी कहते हैं। क्या है? आउटपुट ऑफ S1 फीड्स इनटू S2। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ मेंशन की है वो है फॉर LTI सिस्टम्स ऑर्डर इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? कम्यूटेटिव का मतलब ये है बेसिकली LTI सिस्टम में होता क्या है, पहले मैं ये बता देती हूँ। अभी हम आगे देख लेंगे LTI सिस्टम में होते क्या हैं, जब आप लोग समझ आ जाएगी। LTI सिस्टम में ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जो S1 को जब मैं S2 की आउटपुट यानी एज अ इनपुट के फॉर्म में दे रही हूँ, तो सिमिलरली जो S2 की जो आउटपुट होगी ना, वही S1 की इनपुट होगी। यानी कि दोनों के रिजल्ट्स, यहाँ पे जो दोनों के रिजल्ट्स होंगे ना, वो दोनों के सेम होंगे, उनके रिजल्ट्स चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं लिखूँ A इज इक्वल्स टू B प्लस C, या फिर मैं लिखूँ A इज इक्वल्स टू C प्लस B, दोनों में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। रियल लाइफ की एग्जांपल दूँ? अच्छा भी देती हूँ, ये देखो। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि S1 जो है हमारे पास माइक था, माइक ने क्या दिया? साउंड दी एज एन इनपुट। किसको? S2 को। S2 बेसिकली एक स्पीकर था। अब दरमियान में बेसिकली हुआ क्या? इसने क्या किया? साउंड को दरमियान में साउंड क्या हुई? एम्पलीफाई हुई। सॉरी, साउंड दरमियान में क्या हुई? एम्पलीफाई हुई। तो हमारे पास स्पीकर में ऊंची सी आवाज़ आई, ऐसे ही हुआ। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि ये समझो, सारे को रिमूव करती हूँ। अच्छा, अब इस चीज़ को समझो कि मैं अगर S2 के अंदर, अगर मैं S2 को S1 यानी कि मैं कहती हूँ यहाँ पे S2 लिख दो और यहाँ पे S1 लिख दो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि स्पीकर पहले लगा और माइक बाद में आए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि LTI सिस्टम, ये LTI सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा सिस्टम हो जिसमें हम लोग S1 और S2 का ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल, ये वाली जो एग्जांपल दी है, इसमें आप B इसको ले लो, ठीक है, इसको आप ले लो C, और ये आपके पास A है, ठीक है। तो अगर मैं C और B की पोजीशन को चेंज कर सकती हूँ तो वो क्या सिस्टम बन जाएगा? LTI सिस्टम, यानी कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करेगा। ठीक हो गया, समझ आ गई हो गया, आई होप सो। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज़ पैरेलल। पैरेलल में सिस्टम में क्या होता है? बेसिकली पैरेलल सिस्टम में हमारे पास ये होता है, लेट मी शो यू वन थिंग। हाँ, पैरेलल सिस्टम में हमारे पास ये होता है कि x ऑफ t की जो इनपुट है ना, वो दो सिस्टम के अंदर जा रही है, एक S1 के अंदर, ठीक है, और एक S2 के अंदर। और फिर क्या होता है? इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। क्या करते हैं? दोनों को ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आती है? आउटपुट आती है y ऑफ t। यानी कि y ऑफ t हमारे पास किस तरह आती है? S1x प्लस S2x की फॉर्म से। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास आता है फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम कैसे होता है कि हम लोग जो है बेसिकली हमारे पास जो आउटपुट, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया? मैंने किया ये कि x1 की मैंने इनपुट दी, किसको? S1 को। S1 ने क्या किया? उसकी आउटपुट जनरेट करवाई, क्या इसको दी? y ऑफ t, ठीक है। यानी कि हमारे पास मेन आउटपुट आई y ऑफ t। अब काम खाली यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि आगे क्या हुआ? y ऑफ t ने कुछ ना कुछ दोबारा इनपुट दी, किसको? S1 को। तो दोनों की इनपुट ऐड होके y ऑफ t फिर आई। यानी कि एक इनपुट तो मैं कह रही हूँ कि वो y ऑफ t जो है वो डायरेक्ट क्या है? वो डिपेंडेंट हो रहा है किस पे? S1 ऑफ t पे, ठीक है, S1 ऑफ t पे डिपेंडेंट है। लेकिन दूसरी इक्वेशन क्या बनी? जब हमारे पास फीडबैक फॉर्म हमारे पास आया, तो फीडबैक में क्या हुआ? y ऑफ t हमारे पास किसका रिजल्ट था? यानी कि S2, सॉरी यहाँ से कहीं जा रहा है, S2 ऑफ t, ठीक है, t, और दोनों साथ में ऐड कर दो, किसको? S1 ऑफ t को ऐड कर दो, तो हमारे पास ये रिजल्ट जनरेट हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे कंट्रोल सिस्टम्स आ गए, एम्पलीफायर्स आ गए। आगे जाके जब पढ़ोगे ना, आपको समझ आएगी कि हम लोगों ने इसकी एग्जांपल्स क्यों ऐसी दी हैं। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आते हैं कि हम लोग सिस्टम्स को मैथमेटिकली डिस्क्राइब किस तरह करते हैं, ठीक है। अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग सिस्टम्स को मैथमेटिकली डिस्क्राइब किस तरह करते हैं, किस तरह करें या किस तरह लिख रहे हैं मैथमेटिकली।
सबसे पहले हमारे पास आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारे पास कॉन्टीन्यूस टाइम के लिए, ठीक है, सिर्फ कॉन्टीन्यूस टाइम के लिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, ठीक है। हम LTI सिस्टम में भी सेम ये कॉन्टीन्यूस टाइम में यूज़ कर रहे होते हैं यही वाली इक्वेशन, ठीक है। क्या इससे हमें पता है कैसा चलता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बस ये देती हूँ कि हम लोग जब AC ऑन करते हैं तो क्या AC से फ़ौरन कूलिंग हो जाती है, जो ही ऑन किया उसी तरह कूलिंग हो जाती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली जो हमारे पास है वो उनका मेन मकसद ये है, यानी कि वो ये शो कर रही है कि किस तरह हाउ स्लोली या हाउ प्रोग्रेसिवली एक चीज़ एक टास्क जो है परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ओके, समझ आ गई। सिमिलरली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना उनकी अगर मैं डिस्क्रीट टाइम में बात करूँ तो वो है हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या बात करें, डिजिटल फिल्टर जब यूज़ कर रहे हैं या रिकर्सिव फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती हैं। फिर हमारे पास ब्लॉक डायग्राम्स, उनको विजुलाइज, ब्लॉक डायग्राम को तो पता है हम किस तरह लिखते होते हैं, एक्स वाई, एक्स फिर बॉक्स आगे फिर वाई आगे, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स, यानी कि h(t) या h(n) की फॉर्म में, ठीक है। ये जो मैंने बात लिखी ना फॉर LTI ओनली एज कम्प्लीटली कैरेक्टराइज द सिस्टम, ये भी आपको समझ नहीं आने वाली। सिर्फ ये याद रखो कॉन्वोल्यूशन की हम जब बात कर रहे हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स की हम बात करें तो हम किस तरह निकालते हैं, y(t) = x(t) यानी h(t) कि इम्पल्स रिस्पॉन्स दोनों का हम लोग कॉन्वोल्यूशन ले रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो आप आई होप आप समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम जल्दी जल्दी से जो है ना प्रॉपर्टीज से गुजरते हैं कि हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। सबसे पहले हमारे पास आती है मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। मेमोरी लेस प्रॉपर्टी सबसे आसान प्रॉपर्टी आप समझ लो आपकी है। क्यों मैं कह रही हूँ कि आपकी जो है मेमोरी लेस प्रॉपर्टी है वो सबसे आसान क्यों है कि इसकी जो आउटपुट है ना वो फॉर एग्जाम्पल अभी की जो आउटपुट है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, जो मैं अभी इनपुट दे रही हूँ उस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। यानी कि कोई भी किसी भी चीज़ पास पे डिपेंड नहीं कर रही। जो मेमोरी लेस सिस्टम है ना वो आपके डिपेंड करता है ओनली प्रेजेंट पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया। यानी कि ना ही कोई पास्ट की वैल्यू आएगी इसमें, ना ही कोई फ्यूचर वैल्यू आपके पास आएगी इसमें। अगर आपके पास कोई भी सिस्टम फ्यूचर की वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहा है या कोई भी सिग्नल आपको फ्यूचर का दिखा रहा है तो वो मेमोरी लेस नहीं होगा। हाँ, अगर प्रेजेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं इस तरह अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो और अभी मतलब इनपुट दे रही हूँ तो अभी मेरे पास आउटपुट ये आ रही है कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास एक मेमोरी लेस सिस्टम है, ठीक है। अब मैं अगर इसकी एग्जाम्पल दूँ हमारे पास वेट में लेट मी सी, हाँ अच्छा, हमारे पास इन्वर्टिबल सिस्टम आ गया, ठीक है, सेकंड टाइप का सिस्टम ये हो गया। फिर कॉजल सिस्टम आ गया, बाइबल सिस्टम यानी कि बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट स्टेबल, ठीक है। फिर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम आ गया और लीनियर सिस्टम। ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज जो मस्ट 6 प्रॉपर्टीज हैं एक सिस्टम की, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब हम उनको थोड़ा डिटेल में अगर देखें तो हमारे पास आता है सबसे पहले मेमोरी लेस सिस्टम। अच्छा, यहाँ मैंने लिखा हुआ है आउटपुट ऑफ ईच टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द इनपुट एट द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम पे बात होगी तो बात है, पास्ट की बात नहीं हम कंसिडर करेंगे, ना ही फ्यूचर की कोई बात हम इस पर कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ y(t) इज़ डिपेंडेंट अपॉन x(t), ठीक है, यानी कि फंक्शन ऑफ x(t) का मतलब ये है कि कोई भी सिस्टम है यहाँ पे तो ओनली अगर सिर्फ और सिर्फ y(t) x(t) पे डिपेंड कर रहा है, किसी भी अदर वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो वो एक मेमोरी लेस सिस्टम है। सिमिलरली अगर हम उसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लें, हमारे पास क्या आता है, y = 2 मल्टीप्लाई बाय x(t), ठीक है। तो हमारे पास ये भी एक मेमोरी लेस सिस्टम है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं वही हमें आउटपुट मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनपुट दिया इसको क्या 1, ठीक है, तो क्या हमारे पास आउटपुट सेम नहीं आएगी? खुद सोचोगे क्या हमारे पास आउटपुट सेम आएगी या नहीं आएगी? अच्छा, क्या अब मैं बताती हूँ, हमारे पास आउटपुट तो सेम ही है ना, करंट तो इनपुट तो सेम, देखो मेरी बात सुनो, इनपुट का मतलब ये है कि मैंने फॉर एग्जाम्पल इनपुट 2 दी है तो क्या इनपुट हमारे पास मल्टीप्लाई होकर वही नहीं आएगी, बस 4 आ जाएगी ना। तो हरगिज़ 4 का मतलब ये नहीं है कि 2 स्टेप आगे या 2 स्टेप पीछे, मतलब ये है कि डबल हो जाएगी लेकिन इनपुट तो वही रहेगी ना। तो बेसिकली जो भी आपकी इनपुट है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, अगर आप ये देखो, बस मतलब ये है हमारे इस बात का, और कुछ नहीं है इसका। ये हर किसी अभी मैं समझना कि ये मेमोरी लेस नहीं है। ये मेमोरी लेस इसलिए है क्योंकि जो इनपुट दे रहे हैं उसको हम खाली फैक्टर करवा रहे हैं 2 से, यानी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2 से, इसलिए वो मेमोरी लेस है हमारे पास। फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है वो है y=x³ अच्छा, अगर हम एक सिस्टम का क्यूब ले रहे हैं, ठीक है, हम देखो मेरी बात सुनो, हम लोग एक वैल्यू दे रहे हैं क्यूब की दे रहे हैं,
तो जो इनपुट दे रहे हैं आउटपुट वही आ रही है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं उसी आउटपुट को क्यूब कर रहे हैं, वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ना ही वैल्यू में डिले आ रहा है, ना ही वैल्यू में हम वो कर रहे हैं सॉरी, ना ही हम उसको आगे लेके एडवांस कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग सिमिलरली वही वैल्यू लेके चल रहे हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम देखें रियल लाइफ में, वो क्या है, रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, हमारे पास मेमोरी लेस होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जितनी भी वोल्टेज है, हम वोल्टेज क्या होती है हमारे पास, रजिस्टर इंटू करंट सप्लाई, तो वो एक इंस्टेंट पे सेम ही रहता है। और जो कैपेसिटर होता है वो मेमोरी रखता है, कैपेसिटर में पता है ना स्टोरेज कैपेसिटी रखता है, तो हमारे पास जो कैपेसिटर है उसके पास की जो चीज़ होती है वो स्टोर होती है, चार्ज स्टोर होता है, ठीक है। अगर हम इसकी सेम एग्जांपल काउंटर एग्जांपल देखें तो हमारे पास काउंटर एग्जांपल ये आती हैं, अगर y इज इक्वल टू एक्स टी माइनस वन, टी माइनस वन का मतलब क्या है, ये पास्ट की मेमोरी यूज़ कर रहा है, ठीक है। y इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ डी, ओ माय गॉड कितना लिखा गया, x इंटेग्रल ऑफ x टो डी टो, ठीक है। क्या है, क्या ये हमारे पास कोई मेमोरी लेस सिस्टम है, हरगिज़ नहीं, क्योंकि हमें पता है इंटेग्रल जो है वो हमारे पास क्या करता है, वैल्यूज़ ऐड अप करता है, सारी पास्ट वैल्यूज़ या हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनको वो ऐड करके लेके आ रहा था एट द एंड, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ये वाला सिस्टम देखेंगे, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, थोड़ा बहुत याद करो, इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास ये तो इनपुट सेम सही है, लेकिन ये पास्ट को यूटिलाइज करें तो ये मेमोरी लेस नहीं हुआ, मेमोरी सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सिस्टम हमारे पास आता है इन्वर्टिबल, ठीक है। इन्वर्टिबल सिस्टम क्या होता है, अच्छा, इन्वर्टिबल सिस्टम वो होता है जिसमें हम कहते हैं ये सिस्टम जो है ना ये बैकवर्ड्स काम करता है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये है, यहाँ मैंने लिखा हुआ भी, डिस्टिंक्ट इनपुट्स प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट आउटपुट्स, डिस्टिंक्ट इनपुट प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट आउटपुट्स, यानी कि y की जो इनपुट होगी उससे हम क्या रिकवर कर सकते हैं, x को। अच्छा, इसकी अगर एक एग्जांपल लेने जाए हम लोग तो वो है फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू 2x, मैंने यहाँ लिखी हुई भी, सॉरी, हाँ ये y इज इक्वल्स टू 2x, क्या x इज इक्वल्स टू वाई बाई टू से हम लोग इनपुट निकाल सकते हैं। देखो मेरी बात सुनिए, इन्वर्टिबल का मतलब ये होता है कि मैंने जो बेसिकली जो आउटपुट जनरेट हुई ना, उस आउटपुट से मैं क्या वो जो जो आउटपुट की बेसिकली इनपुट थी, क्या मैं वो रिकवर कर सकती हूँ। यानी कि अब देखो हर सिस्टम की यूनिक इनपुट होती है। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब से जो रिजल्ट आता है, क्या वो एक्स क्यूब माइनस वन से वही रिजल्ट आएगा, हरगिज़ नहीं। या एक्स क्यूब माइनस टी से वही रिजल्ट आएगा, हरगिज़ नहीं, वैल्यू चेंज होगी ना। तो यानी कि एवरी इनपुट हैज़ एवरी डिस्टिंक्ट आउटपुट। अच्छा, अब कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ स्क्वायर रूट में ले रही हूँ 4 का, तो मैं कहती हूँ x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि मैम x की वैल्यू तो -2 और x की वैल्यू क्या होगी मैम +2 भी होगी। तो यानी कि क्या एक ही इनपुट के ऊपर हमें दो वैल्यूज़ नहीं मिल गई, यानी कि इसकी डिस्टिंक्ट आउटपुट नहीं थी, यानी कि ये सिस्टम जो था ये नॉन वर्टिबल है, ठीक हो गया। इन्वर्टिबल के अब आप सोचो ना, इन्वर्ट कर देना, यानी कि इन्वर्ट का मतलब ये है कि वापस लेके आना है किसी चीज़ को, उसको रिवर्ट कर देना, ठीक है। तो क्या होता है, अ नॉन इन्वर्टिबल चैनल परमानेंटली लॉस इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल आप किसी भी किसी भी आउटपुट से, अगर आप किसी भी आउटपुट से आप इनपुट पे नहीं जा पाए, इसका मतलब ये है उसकी इन्फॉर्मेशन लॉस हो गई है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हम डाटा को जब कंप्रेस करवा लेते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, हम इमेज को जो है ना कंप्रेस करवाते हैं, हम लोग उसमें अब जो हमारे पास होती है जेपीजी की कंप्रेशन जो हम करवा देते हैं, उसमें दो तरीके के सिस्टम हो सकते हैं। क्या वो, एक तो हो सकता है वो इन्वर्टिबल हो, यानी लॉसलेस जो सिस्टम होता है वो इन्वर्टिबल होता है, और जो लॉसी होता है ना वो नॉन इन्वर्टिबल होता है। क्यों, अगर आप चाहते हो कि आपकी लो क्वालिटी जेपीजी की इन्फॉर्मेशन होना, तो क्या होती है इन्फॉर्मेशन जो है ना वो परमानेंटली बाकी सारी निकाल दी जाती है, लिखे, और उसको आप इन्फॉर्मेशन को दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या है, एक नॉन इन्वर्टिबल प्रोसेस है हमारे पास। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, कि मतलब नॉन वर्टिबल का अगर मैं आपको एक और तरीके से एग्जांपल दूँ, इसका मतलब ये है कि सिस्टम जो है ना वो इन्फॉर्मेशन लूज़ नहीं करेगा जब भी, वट एवर
यानी कि चाहे जिस तरीके से भी सिस्टम जिस चीज़ से भी गुजरा हो, चाहे आपको ना बहुत ही टफ या बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये हमारे पास सिस्टम था, तब भी वो अपनी इंफॉर्मेशन लूज़ कभी भी नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कैजुअल प्रॉपर्टी। कैजुअल प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? कैजुअल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग बेसिकली बिल्कुल वही होती है जिस तरह हम लोगों ने मेमोरी लेस देखी है ना, होती उसी तरह की है, लेकिन इसमें होता क्या है, ये सिर्फ अपने पास्ट और फ्यूचर को सॉरी पास्ट और यानी कि प्रेजेंट को देखती है। ये फ्यूचर इनपुट इसको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, किसकी? फ्यूचर इनपुट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम इसका क्विक टेस्ट करें ना तो हमारे पास अच्छा इसका बड़ा अच्छा टेस्ट हम वो ये कर सकते हैं। मैं अगर कहूँ ना कि अगर एच ऑफ टी यानी इम्पल्स रिस्पॉन्स इस ज़ीरो, ठीक है, फॉर टी लेस देन ज़ीरो, ये किसके लिए होता है? एल टी आई सिस्टम्स के लिए। अगर हम चेक करना चाहें ना कि क्या हर इम्पल्स रिस्पॉन्स, क्या हर जो भी हमारे पास टी की लेस देन वैल्यू है, क्या उसके लिए ज़ीरो ही रहता है? एट द एंड सिस्टम हमारे पास आंसर ज़ीरो ही दे रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा? कैजुअल सिस्टम होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कोई ना कोई चीज़ हमारे पास चेंज है, यानी कि वो सिस्टम कैजुअल नहीं है। लेकिन ये किसके लिए वैलिड होता है? ओनली फॉर एल टी आई सिस्टम्स। आई होप कि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। एल टी आई सिस्टम्स में क्या होता है कि हमारे पास जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है ना, इम्पल्स रिस्पॉन्स इज ज़ीरो कब? बिफोर टाइम ज़ीरो। यानी कि जब भी आप कोई एल टी आई सिस्टम्स के लिए इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालोगे ना, तो उसमें क्या होगा कि जब भी ज़ीरो से कोई लेस वैल्यू होगी ना, तो इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स ज़ीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू अगर आपके पास ज़ीरो से लेस की बात की है मैंने, तो अगर आपके पास -1 में आ रही है या 0.0001 आ रही है, तो उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? वो ज़ीरो ही रहेगा। ये आप लोगों के लिए क्विक टेस्ट में आपको एक शॉर्टकट दे क्या तरीका बता रही हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम ये देखें सिस्टम, तो क्या ये कैजुअल है? यस, क्योंकि पास्ट शिफ्ट है। ठीक है। अब मैं इस एग्जांपल की बात करूँ, क्या ये हमारे पास कैजुअल है? यस। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये मैंने ये लिखा हुआ था माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। क्या है हमारे पास आगे? टी ऑफ यानी कि एक्स ऑफ टी, और फिर क्या है हमारे पास? ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपने ये चीज़ लिखी है मैंने, क्या दिया? सॉरी, एक्स ऑफ टाओ और डी ऑफ टाओ। क्या ये हमारे पास एक कॉजुअल सिस्टम है? आप कहोगे यस है। क्यों? सॉरी, माइनस इन्फिनिटी से क्या प्लस टी तक, या आप कहते टी तक खाली। ठीक है, टी की बात हम खाली कर देते हैं। तो आप लोग क्या ये कहोगे कि हमारे पास एक कैजुअल सिस्टम है? आप कहोगे यस, ये कैजुअल सिस्टम है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज़ पास्ट की ले रहा है और प्रेजेंट की वैल्यूज़ खाली ले रहा है, इसके अलावा ये फ्यूचर की वैल्यूज़ नहीं ले रहा। सिमिलरली ये हमारे पास कैजुअल सिस्टम है। ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आप सब कैजुअल पढ़ो या कॉजुअल पढ़ो, जो आपको पढ़ना है पढ़ो, लेकिन इसका मतलब सेम ही रहता है। ठीक हो गया? अच्छा, हाँ, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ ना, तो आप लोगों ने जब सर्किट एनालिसिस या सर्किट सिस्टम का आप लोगों ने कोर्स पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि बेसिकली जब तक हम सर्किट को बना नहीं लेते ना, तब तक हमें उसकी आउटपुट का पता नहीं चलता। यानी कि आप कभी भी एक सर्किट की आउटपुट को उसकी इनपुट से पहले नहीं जज कर सकते। हो सकता है आप लोगों ने बड़ा सही तरीके से सर्किट बनाया हो, लेकिन आप लोग क्या उसको ये कह सकते हो कि भाई मेरी सर्किट 100% काम करेगा? दरमियान में हो सकता है कोई आप लोगों ने कैपेसिटर की वैल्यू सही ना लगाई हो, कैपेसिटर आपका छोटा, आप लोगों ने स्मॉल वैल्यू को यूज़ कर लिया और रजिस्टर आपको दूसरा यूज़ हो गया हो, तो ये चीज़ें वेरी कर जाती हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सिग्नल आता है कौन सा? बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। अच्छा, इसका जो मेन मकसद है ना, कि इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक सिस्टम के अंदर अच्छा डाटा, वेल बिहेव डाटा, ठीक है, आपने एक सिग्नल यानी कि डाटा का मतलब यही हुआ सिग्नल। ठीक है, आपने एक सिस्टम के अंदर फीड की है, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि जैसा आपने डाटा दिया है वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा। यानी कि वेल बिहेव सिग्नल दिया है तो आपको वेल बिहेव्ड आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने नॉइजी सिग्नल दिया है, तो आपको नॉइजी ही आउटपुट में मिलेगा। ठीक है। अब क्या है, जो जो सिस्टम होगा ना, वो कभी भी एक नॉर्मल इनपुट नहीं लेगा, यानी कि वो ये नहीं करेगा मैं अपने आप को स्टेबल दुनिया में जाकर स्टेबल कर लूँ। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी इनपुट होगी ना, वही आपकी आउटपुट बन जाएगी। इसका अगर हम लोग फॉर्मल डेफिनेशन अगर हम देखें ना, कि और अगर आप लोग इसका सॉरी कोई
LTI सिस्टम के लिए मैं जो कोई टेस्ट बता रही हूँ सारे LTI सिस्टम के लिए, ठीक है। अगर आपने चेक करना हो ना कि ये हमारे पास बाउंडेड इनपुट या बाउंडेड आउटपुट का सिस्टम है या नहीं है, तो आप क्या यूज़ करते हो, आप इसमें फॉर्मूला यूज़ करते हो, वो ये है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आप LTI सिस्टम को किस में डील कर रहे होते हो, इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो वैल्यू है ना एच ऑफ टी की, वो क्या होगा, एच ऑफ टी मॉड डी टी, इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा क्या होगी, लेस देन इन्फिनिटी होगी। जब भी आप हम कह रहे हैं ना कि ये हमारे पास वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी आ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो सिस्टम है स्टेबल है, यानी कि स्टेबल इनपुट मिली थी, इसको स्टेबल इसने आउटपुट दी, और ये क्या है, LTI सिस्टम। एच ऑफ टी के फॉर्म में जब भी रिस्पॉन्स आ रहा है समझ जाओ वो LTI सिस्टम का रिस्पॉन्स की बात हो रही है। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक्स ऑफ एक्स टू मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ टी। अगर हम लोग कह रहे हैं, अब देखो यहाँ पे कुछ कंडीशंस आ जाएंगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बात ही करनी है कि हम लोग इनपुट अगर हमारी स्टेबल है तो आउटपुट स्टेबल आएगी। अगर हमारे पास मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू अगर हम यहाँ देखें वो लेस देन इक्वल किसके, 2m, तो फिर क्या होगा, हमारे पास ये बाउंडेड सिस्टम रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट सिस्टम देखें, इसमें हमारे पास हल्का सा शिफ्ट आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ये हमारे पास कंडीशन इसकी जस्टिफाई होती रही, तब तक ये सिस्टम बाउंडेड ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसके काउंटर एग्जांपल भी आप देख सकते हो, आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट वाला जो सिस्टम है ना, ये बहुत कम आता है, लेकिन पूछा जाता है कभी कभी, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा ज़रूर जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अच्छा, अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, वो है टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि सिस्टम जो है ना बिहेव उस तरह करेगा, चाहे आप उसको जैसी भी इनपुट दो, चाहे आप उसको, मैं कहूँ ना कि आप उसमें शिफ्ट दे दो 5 सेकेंड का, या आप कह दो कि आप उसमें जो है ना आप कोई भी चेंज करो, ठीक है। सो हम इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरह कहते हैं कि अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम बिहेव्स द सेम वे रिगार्डलेस ऑफ व्हेन यू यूज़ इट। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने इसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दिया एक्स ऑफ टी से, ये फिर भी सेम जो है ना कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कि आप कह दो कि आउटपुट आपकी जो होगी ना वो हम इसको ऐसे ट्रीट करेगा कि 3 जो है ना वो एक कांस्टेंट है, यानी कोफिशिएंट है हमारे पास 3, तो इसकी वजह से हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगी इसके आउटपुट पे, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ हमारे पास एक्स ऑफ टी माइनस 2 की, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट डिले आ रहा है, ठीक है। डिले हमारे पास बार बार चेंज नहीं होगा टी के साथ, ये नहीं हो रहा कि हमारे पास टी की वैल्यू अगर जो है वो नो डाउट कि टी की वैल्यू जो है ना जो होगी वो उसके साथ चेंज हो रहा होगा, लेकिन ये तो नहीं हो रहा ना कि अगर टी की वैल्यू 3 थी तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे 4 होगी, सॉरी नेक्स्ट टाइम पे 3 माइनस, पहले 3 माइनस 2 थी, नेक्स्ट टाइम पे 3 माइनस 4 होगी, ऐसे तो नहीं होगा ना, यानी कि कांस्टेंट डिले ही आ रहा है। टी की वैल्यू सेम आ रही है, अगर हम लोग हमारे पास तो कांस्टेंट डिले इसमें आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास एक बात आती है, वो है हमारे पास वाई, ये हमारे पास कांस्टेंट शिफ्ट दे रहा है, इसमें हमारे पास आप देखो एक स्टेप का डिले आएगा, एक स्टेप से ज़्यादा का डिले नहीं आएगा, ठीक है। हर चीज़ हर दफ़ा जब चेक करोगे तो आपके पास एक कांस्टेंट डिले ही आ रहा होगा। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम देखें, मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है नो एक्सप्लिसिट टी और एन इन द कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन। अगर तो आप इसका क्विक टेस्ट करना चाहो ना, तो आप लोगों के पास आप अगर जब तक आपके पास यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ रहा है ना किसी भी फॉर्म में, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये आउटपुट है, ये इनपुट है आपकी, ठीक है, एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी आपकी आउटपुट है, ठीक है, एक्स ऑफ टी आपकी इनपुट है। तो जब तक आपके पास इसका कोफिशिएंट्स जब तक आपके पास इसकी कांस्टेंट कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना, तब तक आप लोगों को टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसमें कोई वेरिएबल आ गया, कोई चेंज इस तरह आ गई, तो फिर आप वो कह सकते हो हाँ भाई ये हमारे पास टाइम इनवेरिएंट नहीं है, ठीक है, यानी कि सिस्टम आपका टाइम इनवेरिएंट नहीं रहा। अगर अब मैं कहना क्या चाह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाह रही हूँ वाई इज इक्वल्स टू, बजाय 3x ऑफ टी आता है, यहाँ पे आ गया टी एक्स ऑफ टी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या, अब ये देखो यहाँ मैं मल्टीप्लाई का साइन भी डाल देती हूँ, ठीक है। तो क्या ये एक टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, आप कहोगे नहीं, क्यों, क्योंकि टी की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो आप लोग जो है ना टेस्ट का इस तरह कर सकते हो कि अगर कोई भी टी या एन की वैल्यू आ रही है ना, तो आप कहोगे ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम नहीं है।
लेकिन अगर टी और एन की वैल्यू नहीं आ रही तो आप कहोगे ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। ओके सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम क्या होता है? लीनियर सिस्टम जो है ना बेसिकली आपको पता होगा जब भी हम लीनियर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं उसमें दो चीज़ें आती हैं, यानी कि लीनियर सिस्टम हमेशा क्या करता है? ओबे सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन किसकी? टू थिंग्स बेसिकली, एक एडिटिविटी को और एक होमोजेनिटी को। अच्छा, एडिटिविटी को तो मतलब आपको पता है ना कि अगर x1 प्लस y1 आपका सॉरी x1 प्लस x2 कर रहे हो तो आपको क्या आउटपुट मिलनी चाहिए? y1 और y2। यानी कि अगर दो इनपुट दे रहे हो तो दो ही आपके पास आउटपुट आएंगे, सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स आएगा आपको, ठीक है। होमोजेनिटी का मतलब क्या है? बेसिकली हम यहाँ होमोजेनिटी का मतलब ये है स्केलिंग की फैक्टर की बात करें, अगर आप एक इनपुट को स्केल कर रहे हो तो उसकी आउटपुट भी स्केल होके ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनपुट को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसकी आउटपुट भी किसी फैक्टर के साथ स्केल होके ही आ रही होगी, यानी कि 2 के साथ ही किसी और फैक्टर के साथ स्केल होके आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब सबसे मुश्किल काम क्या होता है कि आप चेक कर सको कि ये लीनियर सिस्टम है या नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको इसके सबसे आसान तरीका बताऊँगा कि अगर आप एक सिस्टम को चेक करना चाहते हो कि यार हमारा ये जो सिस्टम है वेदर इज़ इट अ लीनियर सिस्टम, येस और नो। तो इसका क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले आप क्या करो, एक्स की वैल्यू को 0 सेट कर दो। अगर एक्स को सेट नहीं कर सकते तो क्या करोगे? वाई को सेट कर दोगे 0 के इक्वल। अच्छा, अब क्या करोगे? सेट करोगे एक्स को 0 तो हम फिर आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि फिर वाई की वैल्यू क्या होगी? अगर एक्स की वैल्यू हम लोगों ने 0 सेट कर दी तो वाई की वैल्यू हम क्या निकालेंगे? सो अगर एक्स की वैल्यू आप लोगों ने 0 सेट की और आपके पास वाई की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब है आपका जो सिस्टम है वो क्या है? लीनियर है। अच्छा, अब ये इससे हर किसी मतलब ये नहीं है कि 100% लीनियर ही होगा, मोस्ट केसेस ये होते हैं कि आपका लीनियर सिस्टम ही होगा, ठीक है। अब ये मैं आपको तरीका उसको उस वक्त बता रही हूँ कि आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल देख के बताना है कि लीनियर सिस्टम कौन सा, आपके पास टाइम इतना नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास टाइम इतना नहीं रहा और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख के बताना है कि यार लीनियर और थोड़ा बहुत उसका प्रूफ भी करना है। तो ये तरीका है, आप लोग जो है ना इसमें प्रूफ कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन हर किस इस पर मत रहना कि हाँ हमेशा अगर x 0 है और उसकी y की वैल्यू भी 0 बन रही है तो वो लीनियर सिस्टम ही बनेगा। अगर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 आ रही है, हाँ हम ये कह सकते हैं कि ठीक है इसने टेस्ट पास कर लिया, हो सकता है ये एक लीनियर सिस्टम हो, लेकिन फिर भी मुझे कंफर्म करना चाहिए। लेकिन अगर x की वैल्यू में 0 पुट किया और y की वैल्यू इक्वल नहीं आई 0 के तो वो नॉन लीनियर सिस्टम बन जाता है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी, आई होप कि आपको एग्जांपल्स भी समझ आ जाएंगी। अच्छा, अब मेन सवाल आता है कि वाई लीनियरिटी मैटर्स सो मच। मैं अगर कहूँ ना कि लीनियरिटी इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्योंकि आपका जो इंटायर कोर्स है ना, सारा का सारा कोर्स वो इसके ऊपर बना हुआ है, लीनियर सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट, इन दो चीज़ों पे बना हुआ है आपका सारा सिस्टम। तो हाँ, होता क्या है, हम जो हमारे पास आगे आप पढ़ोगे ना फोरियर एनालिसिस, मैं आपको वर्ड यूज़ कर रही हूँ फोरियर एनालिसिस। उसमें होता ये है कि आप एक सिग्नल लेते हो, ठीक है, उसको आप इंडिविजुअल पार्ट्स में जो है ना ब्रेक करते हो। मतलब फॉर एग्जांपल आपने आपने एक साइन वेव ली, ठीक है, आपने उसको डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के हिसाब से उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो अब आप एक लीनियर सिस्टम क्या करेगा? लीनियर सिस्टम जो है ना वो हर साइन वेव को इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली जो है ना प्रोसेस करेगा। सो अगर आपको पता चल जाए ना कि ये क्या आपको सिस्टम को हैंडल किस तरह करना है हर फ्रिक्वेंसी के साथ, तो इसके थ्रू जो है ना आप फोरियर मतलब आपका जो है ना सिस्टम आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। सो हो क्या रहा है बेसिकली, अगर मैं कहूँ ना कि मैं अगर आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँ तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, अगर मैं बेसिकली आपको बताना ये चाह रही हूँ कि अगर आपको पता चल जाए ना कि हर सिस्टम को आपने एक फ्रीक्वेंसी के उसके मुताबिक कैसे हैंडल करना है, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि आपका सिस्टम, आपने पूरे सिस्टम को कैसे हैंडल करना है, ठीक हो गया। अब ये जो फोरियर एनालिसिस जो आपका आगे आएगा उसमें आप ये चीज़ थोड़ा बहुत सीखोगे भी। जिससे आप अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ना, तो हम लोग जैसे रेडियो फिल्टर्स या इमेज प्रोसेसर की बात करते हैं या कम्युनिकेशन चैनल्स की बात करते हैं, इन सब में फ्रीक्वेंसी डोमेन टूल्स यूज़ हो होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे लीनियर होते हैं। लेकिन अगर एक सिस्टम नॉन लीनियर है, ठीक है, अगर हम एक ट्रांजिस्टर सिस्टम या एक सैचुरेटिंग एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं तो फोरियर कभी भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता ना कि एक सिस्टम आपका लीनियर है ये नॉन लीनियर है, तो आप फंस जाओगे, बहुत बुरी तरीके से आप लोग इसमें फंस जाओगे, आपको नहीं समझ आएगी। अच्छा,
अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो आप लोगों को अभी समझ होनी चाहिए, वो ये है कि हमारे पास होता है एक LTI सिस्टम। ओके, ये थोड़ी बहुत मैंने फ़ोन एनालिसिस किया, आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी लगा दिए, आप लोग इनको आई होप कि एक दो पढ़ लोगे, समझ आप लोगों को आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास सिस्टम प्रॉपर्टीज़ क्लियर होगी। अब मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास एक होता है LTI सिस्टम और हम चैप्टर की समरी करके इस चैप्टर को एंड करते हैं आज। सो ओके, सबसे पहले मैं आपको एक LTI सिस्टम की एक बात बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ ना कि हमारे पास एक LTI सिस्टम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, लीनियर सिस्टम भी हो। लीनियर सिस्टम का मतलब क्या है, एडिटिविटी भी हो और होमोजेनिटी भी हो। टाइम इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि चाहे सिस्टम में आप कुछ भी कर रहे हो, सिस्टम का रिस्पॉन्स चेंज नहीं होना चाहिए। सिस्टम जो है ना ढीठ बन गया है कि आपने उसको कोई भी आप चेंज लेके आना चाह रहे हो, लेकिन सिस्टम की आउटपुट वो रिस्पॉन्स यानी वो चेंज शो नहीं कर रही। ठीक है, सिस्टम का बिहेवियर जो है सारा टाइम वो चेंज नहीं हो रहा, चाहे कुछ भी कर रहे हो। सो आपके पास ये क्या हुआ, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हुआ। अच्छा, अब मैं आपको एक LTI सिस्टम की बड़ी अच्छी बात समझाती हूँ, वो ये है कि LTI सिस्टम में ना फॉर एग्जाम्पल आप एक सिग्नल दे रहे हो, कोई भी सिग्नल है, ठीक है, साइन वेव दे रहे हो आप, ये आपकी बेवकूफ़ी है कि आप उसको साइन वेव दे रहे हो, लेकिन चलो आप इसको साइन वेव दे रहे हो। अच्छा, अब आपने इसको ना निकलवाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आपने ना इसको स्टडी किया इस वेव को। सो अब जो है ना आपने